हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने पिछले वीडियो के अंदर डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में समझा था, जिसके अंदर मैंने आपको डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, उन्हें मार्क कैसे करते हैं और कैंडलस्टिक के थ्रू हम डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे कंसीडर करते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सप्लाई और डिमांड जोन से कैसे रिलेट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Support and resistance versus demand and supply zones। डिमांड और सप्लाई जोन रेजिस्टेंस और सपोर्ट से कैसे रिलेट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, देयर इज वन मेजर डिफरेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर और सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर अ सिंगल लाइन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन के अंदर होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन के अंदर होते हैं। और सप्लाई और डिमांड जोन एज द नेम इम्प्लाइज आर जोन्स। मतलब सप्लाई और डिमांड जोन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होते हैं, जिस एरिया को हम जोन्स कहते हैं। हम डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर हम जिस जोन को मार्क करते हैं, जिस जोन के अंदर सप्लाई या डिमांड जोन होता है, उस एरिया को हम जोन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझें तो ये हमने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है। अब रेजिस्टेंस को हमने एक लाइन के थ्रू ड्रॉ किया है। मार्केट एक ही जगह एक बार, दो बार, तीसरी बार जब टच होकर आता है, एक ही जगह से जब मार्केट पुल बैक होता है एक ही रेंज से, तो हम उस रेंज को लाइन से मार्क कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। इस रेंज को हमने लाइन से मार्क कर दिया है। अब बात करें सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन में वही सिंपल, हम एक बुलिश कैंडल देखते थे, हमें एक बुलिश कैंडल को फाइंड करना होता था। हम एक बुलिश कैंडल को फाइंड करते थे और एक स्मॉल बेस कैंडल और एक लार्ज बियरिश कैंडल, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया एक सप्लाई जोन है। वैसे ही डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन के अंदर हम सपोर्ट को मार्क करते हैं। अगर मार्केट एक ही जगह से 2-3 बार पुल बैक होता है तो हम उस एरिया को एज अ सपोर्ट मार्क करते हैं। और डिमांड जोन मार्क करने के लिए हमें बैक टू बैक 2 या 3 बियरिश कैंडल की डिमांड होती है और स्मॉल बेस कैंडल की ज़रूरत होती है, और वहाँ से एक बेस कंफर्मेशन करने के लिए वहाँ से एक अप मूव आनी होनी चाहिए। फिर हम उस रेंज को एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कवर करके उस रेंज को डिमांड जोन नाम दे देते हैं। और वही हमने जब ये जो मार्केट का जो मूवमेंट हुआ है, जब मार्केट एक ही जगह 2 बार टच हुआ है, तो हमने इस एरिया को सपोर्ट नाम दिया। और उसी तरह हमने हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इस एरिया को डिमांड जोन नाम दिया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और डिमांड और सप्लाई जोन हम कैसे रिलेट करते हैं। मैंने आपके सामने बंधन बैंक का स्टॉक ओपन कर लिया है। अब बंधन बैंक के अंदर जब मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है और इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ से भी 2 टाइम्स पुल बैक करता है, मार्केट आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से टच होकर फिर से ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जिसे हम एज ए सपोर्ट ट्रीट करेंगे। और वही हम बात करें, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, देन इस एरिया को हम एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। और मार्केट फिर से ऊपर जाकर फिर से नीचे आता है और एज अ सपोर्ट हम इसे भी ट्रीट करेंगे। और इसी रेंज को हम आगे अगर बढ़ाए तो ये हमें एक ब्रेकआउट दिखा है। अब इसे समझते हैं।
मेरे पास अभी रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, जिस एरिया से मार्केट ने पुल बैक किया है उसे पैरेलल चैनल के अंदर बंद कर देंगे। ये एक एरिया है जहां से मार्केट ने पुल बैक दिया है। ये अब रेजिस्टेंस मार्क हो गया है। अब हम सपोर्ट मार्क करते हैं। ये हो गया सपोर्ट मार्क। अब हम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी यूज करते हैं। जब हम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी यूज करेंगे, तब अगर हम यहाँ पर डिमांड जोन फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि हमें जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रिपल बी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमें यहाँ पर बियरिश कैंडल चाहिए। जो हमारे पास बियरिश कैंडल है, बेस कैंडल भी है, लेकिन हमें वो अपमूव नहीं मिल रही है जो अपमूव हमें चाहिए थी। हमें अपमूव कैसे चाहिए? हमें अपमूव इस टाइप में चाहिए थी। एक या दो बेस कैंडल के अंदर हमें एक अच्छी अपमूव दिखनी चाहिए थी। एक या दो बुलिश कैंडल के अंदर हमें अपमूव दिखनी थी। यहाँ पे जो कैंडल है, जो टुकड़ों में जो कैंडल बनी है, यही कैंडल हमें एक या दो या तीन रेंज के अंदर में ये कैंडल मिलनी चाहिए थी। अगर ये कैंडल हमें ऐसे मिल जाती तो ये मार्केट जब यहाँ से फॉल लेता तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता। लेकिन डिमांड जो स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण मार्केट ने इसे एक बार रोकने की कोशिश की। देन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग भी दिलाई, लेकिन सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे जो मार्केट को डाउन साइड में लेके चले गए। अब ये प्राइस यहाँ पर रुकी है, प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया है। अब ये होल्ड किस कारण से किया, ये आपको बताता हूँ। हमने जब चेक किया कि डिमांड जोन, हमने जब डिमांड जोन को फाइंड किया, तब हमें यहाँ पर एक डिमांड जोन मिला। इसे मैं राइट एक्सटेंड कर देता हूँ। हमें एक डिमांड जोन मिला, जिस डिमांड जोन ने इस प्राइस को होल्ड किया हुआ है। जब प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आई, देन बायर्स के ऑर्डर ट्रिगर हुए, देन मार्केट एक बार अप मूव देता है, देन एक बार फिर से मार्केट डाउनफॉल देकर मार्केट अप साइड में शिफ्ट होने लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एरिया मार्केट इस प्राइस ने जो होल्ड किया है, इस होल्ड का रीज़न डिमांड जोन है, जो डिमांड जोन हमने मार्क किया है। इस डिमांड जोन ने इस प्राइस को होल्ड करके रखा है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी है। अब अगर वो डिमांड जोन नहीं होता तो मार्केट आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट एक अच्छा फॉल देता, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों की थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लोग यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे एंट्री और स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि नीचे की साइड में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिसने प्राइस को रिवर्स कर दिया है। इसी कारण से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी फेल होती है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्राइस यहाँ से अप आई, अप आने के बाद प्राइस डाउन आती है, प्राइस अप आती है और प्राइस एक कंसोलिडेट में चली जाती है और प्राइस कंसोलिडेट करके फिर से उस रेंज पर जाती है। तब उस एरिया की जो सपोर्ट है, उस एरिया के अंदर जिस रेंज से मार्केट फिर से पुल बैक करता है, उस एरिया को हम एज अ सपोर्ट मार्क करते हैं।
ये अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो प्राइस एक बार यहाँ होल्ड करती है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ से और यहाँ से। इस रेंज के अंदर, मार्केट के अंदर, इस रेंज के अंदर प्राइस होल्ड करती है। इसे हम पैरेलल चैनल से मार्क करते हैं। प्राइस यहाँ पर आती है और यहाँ से पुल बैक कर जाती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ब्रेकआउट की बात हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, देखिएगा कैसे। इस रेंज की बात करें तो ये हमारे पास में सपोर्ट हो गया, और ये हमारे पास में सपोर्ट हो गया, और ये हमारे पास में रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ, मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, फिर से नीचे आता है और एक कंसोलिडेट जोन के अंदर चला जाता है। फिर मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और इस डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है, और यहाँ पर आफ्टर ब्रेकआउट के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करते हुए, ऊपर की तरफ मुंह दे देता है। इसे हम डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी से समझें तो देखिए, प्राइस ब्रेकआउट देती है, कंसोलिडेट करती है और प्राइस ऊपर मूव करती है, और प्राइस जब नीचे आती है तो प्राइस को एक डिमांड जोन यहाँ पर रोकता है, जिससे प्राइस सपोर्ट लेकर एक अच्छी अपमूव देता है, तो यहाँ पे भी हमने सपोर्ट और डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन की थ्योरी को एक साथ में कोरिलेट करके एक्सप्लेन किया है। मैंने आपके सामने वोल्टास का एग्जांपल कर दिया है। अब देखिए, वोल्टास के अंदर प्राइस एक अच्छा डाउनफॉल लेते हुए नीचे आती है और प्राइस को कहीं से सपोर्ट मिलता है, और प्राइस यहाँ सपोर्ट से ऊपर की तरफ आती है, फिर प्राइस एक नया रेजिस्टेंस बनाती है और प्राइस नीचे की तरफ फॉल करती है, और इस सपोर्ट जोन का सहारा लेकर मार्केट ऊपर जाता है, देन रेजिस्टेंस के थ्रू नीचे आता है, देन फिर से सपोर्ट को टच करता है, देन ब्रेकआउट देता है सपोर्ट से। यहाँ पे हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की थ्योरी वैलिड हो जाती है। इसके अंदर मैं आपको सपोर्ट और डिमांड जोन का एक साथ में एग्जांपल बताऊंगा, एक कॉम्बाइंड एग्जांपल बताऊंगा सपोर्ट और डिमांड जोन का। तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट को फाइंड किया है, जिसके अंदर हमारे तीनों कंपोनेंट है। फर्स्ट, हमें बैक टू बैक एक लार्ज बुलिश कैंडल मिल गई, एक लार्ज बियरिश कैंडल मिल गई। हमें एक स्मॉल कैंडल जिसकी विक लार्ज हो और बॉडी स्मॉल हो, वो भी मिल गई, और एक बुलिश कैंडल के साथ में मार्केट ने प्राइस को अप मूव दिया है। तो हमारे पास में ये जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। अब इस डिमांड जोन को हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करके मार्क करते हैं। अब देखिए, हम बेस कैंडल की अपर बॉडी और बेस कैंडल की लोअर वीक को मार्क करते हैं, और सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। ये जो रेड कलर की जो लाइन है, ये रेड कलर की लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, और यहाँ पर एक डिमांड जोन भी है। इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाकर, जब प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आकर
प्राइस डिमांड जोन पे हॉल्टिंग करके मार्केट की प्राइस अप मूव देती है। अब इसे एज अ सपोर्ट हम ट्रीट करें तो मार्केट एक बार यहाँ सपोर्ट लेती है, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लेती है, और हम नेक्स्ट सपोर्ट को फाइंड करें। इससे अच्छा ये है कि हम इस डिमांड जोन से चलने वाली प्राइस के साथ में इस मूव को एंजॉय करें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस बनाने पर हम जब प्राइस सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस देती है और रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है तब हम एंट्री लेते हैं, तब हम एंट्री प्लान करते हैं, तब हम एंट्री और स्टॉप लॉस लगाकर हम एंट्री को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप डिमांड और सप्लाई जोन का यूज करते हो तो आप इस डिमांड जोन पर ही एंट्री ले लोगे। आप यहीं पे एंट्री और स्टॉप लॉस को मार्क कर इस रैली को एंजॉय करोगे। तो डिमांड और सप्लाई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ये डिपेंड्स होता है कि आप जो रैली को एंजॉय करते हैं उस रैली को एंजॉय करने के अंदर, और जो मार्केट के जो मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो वैलिड है या नहीं है, वो हम डिमांड और सप्लाई जोन से पता कर सकते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेक दे रहे हैं या रियल ब्रेकआउट दे रहे हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।